बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं उसका प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जी कश्मीर के इंतखाबात के पहले मरहले के हवाले से। पहला मरहला बखैर आफियत मुकम्मल तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो है वो बयानबाजी का सिलसिला जारी है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि जो जीत जाता है वो कहता है कि शफाफ इलेक्शन हुए और जो हार जाता है वो कहता है जी धांधली हुई है। ये पाकिस्तान की मेरा ख्याल है कि सियासत का एक लाजमी जुज़्व, एक हिस्सा बन चुका है। अब नून लीग की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन बिल्कुल शफाफ हुए हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनकी जानिब से कहा गया है कि धांधली हुई है। अब ये धांधली किस तरह से हुई है, किसने की है, और ख़ास तौर पे फिर नून लीग की जमात पर वो फॉर्म 47 की हुकूमत होने का इल्ज़ाम भी आयद कर रहे हैं। अगर नून लीग फॉर्म 47 की हुकूमत है तो फिर आप भी तो इत्तेहादी हैं ना, आप भी तो उनका साथ दे रहे हैं वफाक में, ये भी क्वेश्चन मार्क बनता है। और साथ ही साथ जैसे ही मंडे को इलेक्शन ख़त्म हुए हैं, ट्यूसडे को हमने देखा कल के रोज़ यानी मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी बारियां लगी हुई हैं। पहले बिलावल भुट्टो साहब सामने आए, मुकाबले में जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। फिर उधर से जो है वो शर्जील नाम इमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीपल्स पार्टी के एहसन इकबाल साहब ने और तारिक फजल चौधरी साहब ने नून लीग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यानी अब एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी का मामला है। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आप जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीत गए तो पीपल्स पार्टी ने कहा जी इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अब कश्मीर में हार गए हैं तो आपने धांधली का शोर मचा दिया है। कल तक बात थी जी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के हवाले से, और कल के बाद जब आज हुई है तो आज मामला सोशल मीडिया तक पहुंच गया है। यानी कि अब एक्स प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर ट्वीट दर ट्वीट का सिलसिला जारी है, इल्ज़ामात भी जारी हैं। आज़मा बुखारी साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इस सारे मामले में हल क्या निकलेगा, पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, नून लीग क्या कह रही है, क्या इलेक्शन दोबारा होंगे तो किस तरह से होंगे, और अगर दोबारा हो जाते हैं और पीपल्स पार्टी दोबारा से हार जाती है तो फिर धांधली का दोबारा मामला उठ जाएगा। और ये जो आने वाले अगस्त के महीने में जो है वो दूसरे मरहले का आगाज़ होने जा रहा है इलेक्शन के, उसका फिर क्या बनेगा, इसी पे बात करेंगे जी। हमारे साथ आसिफ बाजवा साहब है, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया है। शहजाद सईद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, आपको सर खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शहजाद सईद चीमा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि आप इस वक्त जो है वो ये कह रही है पीपल्स पार्टी की धांधली हुई है। सर, कैसे धांधली हुई है, कैसे पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही है कि कश्मीर इंतखाबात में जो है वो फेयर इलेक्शन नहीं हुए? देखिए, धांधली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो है प्री पोल, एक है पोल, एक होता है पोस्ट पोल। 5 बजे पोलिंग बंद होगी और उसके बाद वाली। अब प्री पोल पे अगर जाएं तो वजीर आला साहबा का वहां पे जाना, वहां पे जलसे तकरीरें करनी, ओपन प्रेजेंस, ओपन प्रोजेक्ट अनाउंसिंग, ओपन बसें जानी, ये सारा कुछ प्री पोल धांधली के जिम्मे में आता है। सही। वफाकी वज़रा का वहां पे जाना, प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने, बाकी सारा कुछ करना, ये फिर जौन से उसके प्री पोल के जिम्मे में आता है। इलेक्शन कमीशन को बारहा कहा गया कि आप, और देखिए दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। कश्मीर सारे के हालात नहीं अच्छे, आप 3 फेजेस में इलेक्शन करा रहे हैं। सही। ताकि आपके जो सरकारी मशीनरी है उसके वसाइल, और इस फेज से अगर आप 27 को एक डिवीजन में अपने पूरे हथकंडे इस्तेमाल करके अपनी ट्रेनिंग पूरी आजमा के और 9 सीटें निकाल के, ठीक है, तो उसके बाद आप बाकी डिवीजन्स में जाएंगे तो आप एक ऑलरेडी की इंप्रेशन कैरी करके लेके जाएंगे। सही। देखिए, मैं नहीं कह रहा, आप अपना एक इंडिपेंडेंट सर्वे करा लें कश्मीर का। सही। मैं तो कहता हूँ लाहौर का भी करा लें, जो तख्त लाहौर है, कि लोगों में कितनी मोहब्बत और पजीर आई है इनके लिए कि वहां पे आप 75% सीट्स ले रहे, लोग मान नहीं रहे, पोलिंग टर्नओवर वो है नहीं है। 200 के 300 के फर्क से मेरे लिए, पीपल्स पार्टी के लिए 5 बजे पोलिंग बंद हो जाती है, उनके लिए पोलिंग 3 बजे तक चलती रहती है। अच्छा, तो ये सारे रिजल्ट्स का डिले। चीमा साहब, प्री पोल आपने धांधली का इल्जाम लगाया है। एक तो आपकी जानिब से ये कहा गया है कि प्री पोल मैंने तीनों लगाए हैं मैम, जी, और ये इल्जाम नहीं है। सही।
दिस इज अ रियलिटी। आपको लग रहा है नजर आ रहा है, बोगस वोट कैमरे कास्ट की किए आंख गए ने भी हैं? देखा है। आपको लग रहा है कि बोगस वोट कास्ट किए गए हैं, लोग वहां पे पहुंचे नहीं है, खुद से पर्चियां भर के डब्बों में डाली गई हैं, कुछ ऐसा हुआ है क्या? या फॉर्म 45 पे आपको शक है, वो नहीं मिला? मैं भी पॉलिटिकल फील्ड का वर्कर हूँ, मैं खुद भी इलेक्शन लड़ता हूँ, हम भी मांगने वालों से भी हैं और पोलिंग डे भुगताने वालों में से भी हैं, ठीक है। तो इन हथकंडों का अंदाजा है, पर्चियों का अंदाजा है, बैलेट पेपर्स का अंदाजा है, बैलेट बॉक्सेस का अंदाजा है, टाइमिंग्स सही। का अंदाजा है, पोलिंग एजेंट्स के साथ सलूक करने का अंदाजा है, हरासमेंट क्रिएट करने का अंदाजा है। जिस पोलिंग स्टेशन पे हमारी वहां पे अक्सरियत थी, वहां पे गदर बचा के तो हमारे उनको हरास करने का अंदाजा है। तो सही। ये सारा क्या प्रोसीजर है? ये सारा यही प्रोसीजर है कि डिस्करेज करो। तीनों हरबे आजमाए गए हैं सही। इन्होंने 3 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ, और ये जो सीटें क्लेम कर रहे हैं, इन सीटों में 2 स्ट्रेटेजीज इनकी नहीं कामयाब हो सकी, प्री पोल भी और पोलिंग वाला दिन भी। तब फिर रात को इन्होंने वही पुराना आजमूदा 47 इस्तेमाल करके इन्होंने अपनी सीटें भड़का दी। ठीक सर, आपका यही पॉइंट ऑफ व्यू में आसिफ बाजवा साहब आपकी तरफ लेके आना चाहूंगी। आपने गदर मचा दिया सर, आप इलेक्शन से पहले से शुरू हुए, पहले आपने प्री पोल धांधली की, फिर आपने इलेक्शन वाले दिन धांधली की, उसके बाद जो है वो फॉर्म 47 आप लेके आए। पीपल्स पार्टी तो सख्त नाराज हो गई है आपके साथ वफाक पे, पता नहीं अब ये क्या कर दें। क्यों धांधली कर दी सर आपने? सबसे पहले तो मैं शहजाद से चीमा साहब का मशकूर हूँ सही कि उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, और जिस तरह हमारी पीटीआई के दोस्त जो हैं वो तूतकार पे उतर आते हैं, गालम गलोच पे ऐसा रवैया नहीं इख्तियार किया। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने इल्जामात जो हैं वो भी लगाए, लेकिन बहुत अच्छा रवैया था, अल्फाज का चुनाव बेहतर था। आपका बहुत शुक्रिया। अब आते हैं कि ये कहते हैं प्री पोल रिगिंग और पोलिंग डे रिगिंग एंड जो आफ्टर पोल है, वो 3 इन्होंने बात की है जी। पोस्ट पोलिंग, ओके। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, सबसे पहली बात ये है कि एक इतराज ये है कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट गई, प्री सीएम साहब गई, प्राइम मिनिस्टर साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर गए और उनके वुज़रा गए। पहली बात तो ये है कि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इलेक्शन में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नहीं जा सकते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेके में ये लोग वहां पे जा सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अकरबा भी गए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर अकाबरीन भी वहां तशरीफ लेके गए, जलसे किए, सारा कुछ किया, इक्वल ट्रीटमेंट दी गई, सब लोगों के लिए एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड था। नंबर 1। नंबर 2, अब आते हैं कि वहां पे रिगिंग हुई है। मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान की तरह वहां पे कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं थी, वहां पे प्योरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी उनके थे और तमाम मिनिस्टर्स भी उनके थे। वहां पे पीएमएलएन का गवर्नमेंट में किसी किस्म का कोई शेयर नहीं था। सही। अब तीसरी बात, ये एक सब चीजें आपके पास रिकॉर्ड की बात है कि प्री पोल में बिलावल भुट्टो जरदारी के जो कैंडिडेट थे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स थे, उनके घरों से वो भरे हुए बैग्स, थैले मोड़े, प्रिजाइडिंग ऑफिसर गिरफ्तार हुए, पकड़े गए, एफआईआर दर्ज हुई। ये साबित हुआ कि वहां किस गवर्नमेंट ने क्या किया। ये 3 बातें हैं। अब ये कहते हैं कि हमने अब ये कहते हैं, चीमा साहब फरमाते हैं कि अंदाजा है हमारे अंदाजे के मुताबिक इस तरह हुआ, हमारे अंदाजे के मुताबिक इस तरह हुआ। बात ये है सर, बात ये है कि ये रिकॉर्ड की बात है कि अगर आप जीबी में, गिलगित बल्तिस्तान में जीत गए हैं, हमने तो वहां शोर नहीं डाला, हमने तो वहां कोई बात नहीं की, ठीक है। अब यहां पे अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है तो उसकी मैं रीजन बताता हूं कि क्या क्यों जीती है। आप मुझे बताएं। देखें, साबका बात तो छोड़ देते हैं, साबका चीजों को छोड़ देते हैं, सही। करंट टाइमिंग जो है, जो माजी करीब है, उसकी बात करते हैं। ये मुझे बताएं कि वहां पे इनकी गवर्नमेंट ने, जब से इनकी गवर्नमेंट आई है,
तहरीके अदम एतमाद के बाद वहां पे इन्होंने क्या किया, वहां पे इन्होंने कौन सा रिलीफ दिया, वहां पे इन्होंने क्या खिदमात सर अंजाम दी, कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स दिए। अब मैं अपनी तरफ से बात करूंगा कि पीएमएलएन ने क्या किया। पीएमएलएन ने हमेशा ये नहीं देखा कि इस वक्त एजेके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने उनको जितना उनके पैसे बनते थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो रवायात हैं। बाजवा साहब आपको भी तो रवायात का उसी वक्त ख्याल आया ना जब इलेक्शन सर पे था, जब आप जलसे जुलूस कर रहे थे, जब आप जो है वो वहां पर जाकर अपनी तकारीर कर रहे थे। पिछले इतने सालों में तो ख्याल नून लीग को भी नहीं आया कि भाई वो भी हमारा हिस्सा है, हम पंजाब से थोड़ा हिस्सा उनको दे दें। आप इसका जवाब ले लें, आप इसका जवाब ले लें। जी जी, इनकी भी सूबा सिंध में इनकी गवर्नमेंट है, सही। अगर पंजाब की सीएम ने वहां से कुछ फंड दिए हैं या बसेस दी हैं तो वो बसेस जो है वो भी हमारी जो है फोर फीचर हो चुकी हैं, वो भी जब्त की जा चुकी हैं, ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। बाजवा साहब, मैं तो सर पीपल्स पार्टी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रही, मैं सर सिर्फ नून लीग का जो है वो पूछ रही हूँ कि अगर ये खिदमत करनी थी कश्मीर वालों की तो ये पहले क्यों नहीं की गई? ये इलेक्शन डेज में ही क्यों खिदमत याद आई नून लीग को, जब वो वहां पर जाकर तकारीर होती थी जलसे, पहले क्यों नहीं ये खिदमत याद आई कि वो भी हमारे लोग हैं, वो भी हमारे भाई हैं? इसलिए याद आई। देखें, वोट चाहिए था। मेरी अर्ज सुन लें। जी जी। इससे पहले हाँ, ये भी इट इज वन ऑफ द रीजन, इट इज वन ऑफ द नॉट वन ऑफ द रीजन सर, सिर्फ यही रीजन। लेकिन इससे मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात तो सुन, अर्ज तो सुन लें। देखिए, पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट थी, ठीक, हम देखते रहे कि वो क्या गुल खिलाते हैं। अच्छा, उसके बाद चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, हम देखते रहे कि ये क्या वहां पे खिदमत सर अंजाम देते हैं। सही। अब तीसरी बात कि हमने करंट टाइमिंग पे क्यों किया, एट द नेक ऑफ द टाइम क्यों तो किया। बाजवा साहब, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मुझे चीमा साहब की तरफ जाना है, लेकिन आपने कहा कि आपने पीटीआई को देखा, उन्होंने क्या गुल खिलाए, फिर आपने पीपल्स पार्टी को देखा, उन्होंने क्या गुल खिलाए, तो सर इलेक्शन हो लेने देते ना, फिर देख लेते कि पीपल्स पार्टी अगर आ जाती है तो क्या गुल खिलाती है, उसके बाद आप वहां जाते। आप हौसला पैदा करें, आप मेरी बात तो सुन ले, एक फिक्रा तो सुन ले मेहरबानी फरमा के। मैं समझता हूँ जी जी, हमने ये कहा कि हम इनको इलेक्शन स्टंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे तो हम कामयाब रहे इसमें। यानी इसका मतलब आपने मान लिया कि वो जो प्री पोल धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं वो आप पे सही इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने इलेक्शन स्टंट खेला है। 2 दिन पहले आपने खुद बताया सर, धांधली तो मैंने साबित कर दी, मैंने प्री पोल धांधली तो मैंने साबित कर दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वापस आती हूँ आपकी तरफ, चीमा साहब की तरफ आना चाहूंगी। सर मुझे ये बताइएगा, बाजवा साहब मान गए हैं कि भाई हमने इलेक्शन स्टंट खेला है और हमने इलेक्शन के करीब जो है ये सहूलियत दी है ताकि लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि अगर अब पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि धांधली हुई है और साथ ही साथ शर्जील इनाम मेमन साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, अगर फॉर्म 47 की हुकूमत है तो सर आप भी कंधे से कंधा मिला के विफाक में खड़े हैं ना, तो फिर तनकीद कैसी? आप भी इत्तेहादी हैं, आप भी हिस्सेदार हैं। चीमा साहब, मैं इमाम फंस गए जी, हम एक बासूल एक आइडियोलॉजिकल जमात और ऊपर से फंस गए हैं 47 में। तो निकल जाए ना सर। ओ मैडम, कहां से निकल जाए, व्हाट नेक्स्ट? आप सोल्यूशन दे दें, हम निकल गए, बाकी का बचता बाकी पीछे। एक ही जमात हो, एक ही सियासी हो, एक ही नजरियाती हो, एक ही पार्लिमानी हो और वो भी निकल जाए तो बाकी तो सारा 47 है। सर इलेक्शन दोबारा हो जाएंगे। 2 सेकंड मैम, आप गिव मी नाउ 2 मिनट्स। ओके श्योर। 2013 में 47, 2018 में दूसरी जमात 47, 2024 में आके जो 13 वाला 47 था वो फिर 24 में आके फिर वो 47, एजेके में फिर ये परसों 47 और जीबी सर बाकी है कहां पे? नजरिया कहां है, सियासत कहां है, जमात कहां है, पार्लिमान कहां है? तुसी कहते हो असी भी निकल जाइए, वो हम निकल जाए तो बाकी तो जनादे सियासी, इंतजामी, पार्लिमानी, आईनी। तो मैं
फंसे खड़े हैं। हकीकत में आपको बता रहा हूं, मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूं सही। और मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। अब बात ये है कि वो स्टंट के तौर पे जब वो इस्तेमाल कर रहे थे भाई बाजवा साहब तो उन्होंने कहा जी हम देख रहे थे कि किसने क्या गुल खिलाए। आप वो जो गुल आपने अपनी हुकूमत के, जब आपकी हुकूमतें थी जहां जाती वहां आपने भाईजान जो गुल खिलाए हैं नून ने, नॉट बाजवा साहब ने, तो वो बयान करते हैं। ये गुलों से और बाकी यकीन करें ना, कसमें और सिर फाड़ के बैठे हैं। सर तुसी तो भी नहीं बनाए, क्यों सिर फड़ के बैठे हो? कराची रोशनियों का शहर कभी कहलाता था, डूबा पड़ा है सर। वहां उस शहर में जाके देखें, वो लगता नहीं है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है। इतनी बदहाली है वहां पे। कौन सा कराची नहीं लगता इकोनॉमिक? कराची नहीं लगता सर, उसके अच्छे अच्छे जो महंगे तरीन एरियाज है वो भी नहीं लगते कि ये इकोनॉमिक हब का कोई इलाका है। मेरी अर्ज सुन ले, मुझे 5 साल के लिए सिर्फ कराची पीपल्स पार्टी को दे दें इकोनॉमिक हब। सर आपके पास 18 साल से है पीपल्स पार्टी के पास, पूरा सिंध है आपके पास सर, नॉट ओनली कराची। आपने कराची की बात की, मैं कराची का स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। 75 साल से लाहौर अनटचेबल है। 75 साल से लाहौर इज द ब्लू आइड ऑफ द एंटायर पाकिस्तान। कराची दहशतगर्दी की नजर, कोयटा दहशतगर्दी की नजर। इसका मतलब कि पीपल्स पार्टी का फेलियर है, नाकाम है पीपल्स पार्टी 18 साल से वहां पर। अगर वहां पे दहशतगर्दी हुई है, लोग मरे हैं, बोरीबंद लाशें मिली हैं। अच्छा मुझे मौका देंगे आप? मैडम सिद्रा मुझे मौका दें, से बात कर। जी बाजवा साहब 1 मिनट है सर आपके पास। बाजवा साहब एक मिनट, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा बड़े इंतहाई रिस्पेक्टफुली कि ये हमें कहते हैं कि 13 में भी फॉर्म 47, 18 में भी फॉर्म 47, 24 में भी फॉर्म 47। अरे भाई अगर 13 में फॉर्म 47 था तो आपकी सिंध में हुकूमत थी, वो भी 47 की थी। अगर आप 18 की बात करते हैं तो आपकी सिंध में हुकूमत थी, वो भी फॉर्म 47 आप हर जगह पे इत्तेहादियां 47 अगर आप 24 की बात करते हैं तो फिर मुझे 1 सेकंड दे नहीं, बाजवा साहब दीजिए, बाजवा साहब प्लीज। 24 में भी चीमा साहब 2013 के इलेक्शंस के बाद 5 बजे पोलिंग खत्म हो गई थी और 6:45 बजे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आके सारे टीवी चैनल्स के सामने आके तो उन्होंने कहा था मुझे इतनी सीटें चाहिए। इलेक्शन खत्म हो गया, पोलिंग खत्म हो चुकी है, वोटों की गिनती का प्रोसीजर चल रहा है। वो किससे इतनी सीटें मांग रहे थे? रिकॉर्डेड चीज चैनल से उठा के देख लें। चीमा साहब छोटा सा सवाल सर, छोटा सा सवाल सर, जो अभी जीबी इलेक्शन हुआ है, चीमा साहब जीबी इलेक्शन हुआ है सर, वो फेयर इलेक्शन था गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात? मैम हम मांगते क्या है आज तक? मेरा ख्याल है कि छोटा सा सवाल सिर्फ कि क्या वो फेयर इलेक्शन था जीबी इलेक्शन? छोटा सा जवाब देने लगा, छोटा सा जवाब देने लगा जी मैडम जी, छोटा सा जवाब जी, ठीक है ना? ये एमसीक्यू ना करें आप जी जी। नहीं सर, मैंने आपने कहा कि 13 47, 18 47, 24 47, कश्मीर 47, जीबीबी 47 या नहीं? मैं सिर्फ छोटा सा ये सुनूं। मैं आपको जीबी 47 ना होने की बुनियादी 2 वजूहात थी। क्योंकि पीपल्स पार्टी जीत गई। ना 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 अच्छा। ना आप अगर रिकॉर्ड देखें, अगर आप स्टैटिस्टिकली इन चीजों को फॉलो करने वाली हो ना, या जो लोग करने वाले हैं वो बता देंगे, वो भले इलेक्शन लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, ठीक है? आप फाफे ने एक इदारा है आपका, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, ठीक है? आप फाफिन से मैंने 13 का इल्जाम लगाया, मैंने 18 का लगाया, मैंने 24 का लगाया, मैं जीबी को इस तरह से क्लियर कर रहा हूं, मैंने एजेके का लगाया, ठीक है? सही। पब्लिक रैंडम सर्वे कर ले, किसी रिप्यूटेड रिस्पेक्टेबल जो इलेक्शंस को कवर करते हैं उनसे पूछ ले, किसी ऐसे मुकाम से पूछ ले जहां पे आपको किसी सियासी जमात के पूछने की जरूरत ना हो। ठीक है शहजाद सईद चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। आसिफ बाजवा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। और मेरे लिए ये दोनों ही, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो, मेरे लिए ये तमाम जमातें जो हैं वो एक बराबर हैं। क्योंकि अभी जो है अगर जमात जीत जाती है तो धांधली नहीं होती, सेटलमेंट हो जाती है तो धांधली नहीं होती, और जैसे ही आपकी मर्जी के
मुताबिक सिस्टम नहीं चलता तो फौरन से पहले आवाज़ें आना शुरू हो जाते हैं। आप 13 को 47 कह रहे हैं, 18 को 47 कह रहे हैं, 24 को 47 कह रहे हैं और साथ में आप जो है वो इत्तेहादी भी बने बैठे हैं। इसका मतलब कि आप सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके स्टेक्स जो हैं वो इस सारे 47 सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, वरना आप हट जाएं कि भाई 47 की हुकूमत है, हम घर बैठे हुए, हमें ये नहीं चाहिए। मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले धांधली का रोना था और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस का रोना है। इन लोगों ने यानी पाकिस्तान में किसी भी तरह से कोई भी सुख का सांस, कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं हो सकता। पेट्रोलियम मसनूआत है वो मुसीबत है, स्पोर्ट्स के मैदान है वो मुसीबत है, इलेक्शन का मैदान है वो मुसीबत है, यानी हर तरह से आप मुश्किलात में ही घिरे हुए हैं। पहला टेस्ट मैच जी पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, 90 रन से शिकस्त हुई है पाकिस्तान को। 211 रन का हदफ था और पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह से नाकाम दिखाई दिया। रीज़न क्या है? सर्जरीज होती रही, प्लेयर्स को आगे पीछे किया जाता रहा, कप्तान चेंज हो गया, मतलब प्लेयर्स को तब्दीलियां की गई, लेकिन उसके बावजूद परफॉर्मेंस नहीं आई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो रिवाइज हो गए, ग्रुप ए ख़त्म कर दिया, बी में मर्ज कर दिया, मतलब बहुत कुछ करने की कोशिश की गई और कोशिश इसलिए की गई कि एंड रिज़ल्ट चाहिए। एंड रिज़ल्ट क्या है? 0/0। इमरान सोहेल हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। इमरान, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत स्ट्रांग है? हम बहुत नालायक हो गए। हम लायक थे कब? वेस्ट इंडीज आ जाए, जिम्बाब्वे आ जाए, बांग्लादेश आ जाए, ऐसा ना कहें, कोई भी आ जाए, वो अपनी कंडीशन हो, हमारी कंडीशन हो, हम उनसे हारने की रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। मुसलसल 8वां मैच हम वाहिद की कंट्री में हारे हैं और हम बिल्कुल भी ना शर्म आनी है, ना कभी ये सोचना है कि हमने अपने आप को कैसे ठीक करना है। सही। अगर आखिर मेरे साथ से ये पूछा जाए कि जनाब ये सिस्टम कब ठीक होगा, आपको कितना टाइम चाहिए, तो वो कहेंगे मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो फिर इसी तरह मैं आपको अगर उनकी जगह पे बिठा दूं ना, तो आपकी ये देना बड़ा आसान होगा कि मैं गारंटी दे सकती ये चीजें कब ठीक हो। तो आप में और एक आकिब जावेद जो कि खुद को कहते हैं कि वो दुनिया के बहुत कोच हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी टीमें सीधी कर दी, तो फिर आप उनमें कोई फर्क नहीं है। वो मुझे बिठा दें, तो किसी को भी बिठा दे, वो बैठ के यार मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि पाकिस्तान टीम कब नहीं हारेगी और कब जीतेगी। तो अगर आप ये मुसलसल 8 टेस्ट मैचेस हार गए हम इमरान, अब इससे ज्यादा बदतर हमारे साथ क्या ही होगा? इससे बदतर क्या होगा? इससे बदतर ये होगा कि अब आप अपने आप को आदत डाल लें। देखिए, जब कल मैच पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के 133 के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट थे, तो हमने कहा कि अगर ये 155 की लीड हो गई थी, तो हमने कहा कि ये अगर 20, 25, 30 रन भी कर गए तो पाकिस्तान के लिए करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 200 करके तो दोस्तों को मतलब है 400। और फिर हमने कल प्रोग्राम बात की थी कि जनाब ये हम लोग जो कल सुबह उठेंगे ना 5वें दिन, तो पता लगेगा मैच खत्म हो चुका है 4थे दिन। और पहले दिन हम ये सोच रहे थे कि शायद 5 दिन बारिश होगी और बारिश होगी तो वेस्ट इंडीज को फायदा हो जाएगा। वो तो सब कुछ उल्टा हो गया। वो तो 4 दिन में मैच खत्म हो गया, आधा दिन बारिश हो गई, पाकिस्तान की टीम वही रिवायती के चौथी इनिंग में इनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं और इनको नहीं पता चलता कि किस तरह से हमने जो है वो रन चेज करने। लास्ट टेस्ट मैच मुल्तान में हुआ था और लास्ट टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान की टीम भी 150 नहीं कर पाई थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और अब भी आप देख रहे चौथी इनिंग में हम 111 पर आउट हो गए। तो ये तो हमारी कंडीशंस का हाल है। आकर मेरे साहब से सवाल करें तो गुस्सा कर जाते हैं। 4-4-5 वो जवाब ही नहीं देते आपके सवाल का। सवाल तो आप कर लेते हैं लेकिन वो गोल कर जाते हैं, गोल भी कर जाते हैं और फिर अगले दिन थाना देते हैं। मेरे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्हें सवाल किया तो सवाल का जवाब देने के बाद मुझे कहते हैं हुनर आम ही। तो मैंने अपने प्रोग्राम में आज कहा हुनर आम है। अब सुकून है। शुक्र करें कि आप पे पीसीबी के दरवाजे नहीं बंद कर दिए गए। हमारे यहाँ तो ये करना भी बहुत आसान है, पाबंदी लगा दो। साहब इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उनके लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको अब भी सलाम पेश करता हूँ, पहले भी सलाम पेश करता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों का कोई कसूर नहीं है। ठीक। अब आप बैठ के कहें जनाब हम ये सब कुछ कर लेंगे, आप है हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड, आपको एक 4 दीवारी का हेड बनाया गया कि आप इसके अंदर रह के प्लेयर डेवलपमेंट करें। प्लेयर डेवलपमेंट के हेड है ना, आपको चाहिए जाए प्लेयर डेवलप करें, प्लेयर ढूंढे जाके और सिलेक्शन कमेटी के सामने रख दें जनाब ये प्लेयर है, ये इनकी परफॉर्मेंस है। अब ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपका है। सही। अब आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया अपने हाथ में रख लिया है,
आप प्लेयर जो प्लेयर डेवलपमेंट के हेड भी आप हैं, आपने तमाम लोगों के ऊपर इंफ्लुएंस भी रखना है, आपने कप्तान भी बदल दिया, कोच भी बदल दिए, सारा कुछ बदल गया। नहीं बदला तो आकिब जावेद नहीं बदला, नहीं बदला तो पाकिस्तान की हार नहीं बदली, नहीं बदला तो पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस नहीं बदली, नहीं बदला तो पाकिस्तान ने बुरा खेलना नहीं छोड़ा। ये तो हम कर नहीं पा रहे ना, सब कुछ बदल गया पर नहीं बदलेंगे। ये परफॉर्मेंस नहीं बदल पा रही, नहीं करने देते ये। इमरान, मेरे सवाल ले लीजिए, ये स्ट्रेस के लिए बहुत तैयारी की गई थी, 2 माह तक कैंप भी लगा था, रेड बॉल का अलग से कैंप लगा, व्हाइट बॉल का अलग से कैंप लगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई कि हम टेस्ट में कुछ कमाल करने वाले हैं। और आकिब जावेद साहब जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स पे भी हमें नज़र आए, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बताई, अपनी पॉलिसी बताई कि हम कुछ बहुत ही कमाल करने जा रहे हैं और अब से चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मुझे ये बताइए कि ये प्लेयर्स का फेलियर है या ये सिस्टम का फेलियर है कि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे? देखिए, जब आप खुद को बहुत शातिर और समझदार समझना शुरू हो जाएंगे और हर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने लग जाएंगे तो फिर इसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे। आप आपको 5-6 साल का टाइम दे दें। आकिब जो है ने बहुत सारी जगहों पे कहा ना, मुझे कम से कम 4-5-6 साल चाहिए। जब मैंने उनको पूछा कि कितना टाइम चाहिए, फिर उन्होंने 5-6 टेलीविजन के ऊपर जाकर प्रोग्राम्स के अंदर कहा मुझे 5-6 साल चाहिए। ये रिकॉर्ड के ऊपर बात है। तो सर, अगर आपको 5-6 साल चाहिए तो गैरी क्रिस्टन बुरा था, जेसन गिलेस्पी बुरा था? क्या उसको 5-6 साल नहीं दे सकते थे आप? क्या उसको 2 साल नहीं दे सकते थे? प्रॉब्लम इज दिस कि आकिब जावेद के कैलिबर के लोग हैं। जेसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया से, गैरी क्रिस्टन इंडिया से, उन्होंने इंडियन की टीम को कहां खड़ा कर दिया जाके। जेसन गिलेस्पी एक दुनिया का तगड़ा बॉलर था। जब आप उसको कोई गीत सुनाएंगे, उसको कोई राग सुनाएंगे तो वो आपको कहेगा भाई रुक जाओ, ये गाने मुझे आते हैं, इसकी पैरोडी भी मुझे पता है, ये रिमिक्स हुआ हुआ गाना है, ये आपका गाना नहीं है। तो फिर क्या होगा? तो फिर आपका उसके साथ क्लैश होगा। तो फिर आप कहेंगे यार तुम तो मेरे कंट्री में आके मुझे बता रहे हो कि कैसे करना है। फिर आप उसकी जगह तंग करेंगे तो वो क्या करेगा? रिजाइन देके जाएगा ना। तो आप क्यों क्योंकि वो यस बॉस नहीं है। सही। उन्होंने आके जुवेद को ये नहीं कहा कि बॉस आप ठीक कह रहे हैं। आप माइक हसन, उसको आप कह सकते हैं, वो आपको कहेगा ओके बॉस आपने जो कह दिया ठीक है। अब आपने आपके सवाल की तरफ आता हूँ, कैंप की तरफ। आप गर्मी में, शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में एलसीसी क्रिकेट ग्राउंड कज़ाफी स्टेडियम के साथ एक कैंप लगाया और आपने कहा कि ये एक रिहैबिलिटेशन और ट्रेनिंग प्रोसेस है जो कि होना चाहिए। मैं उस वक्त भी इख्तलाफ करता था, ये ट्रेनिंग हम भी बहुत करते थे। असल प्रैक्टिस है मैच प्रैक्टिस। आपने इन्हें फर्स्ट क्लास पर क्यों नहीं डाला? आप बताएं ना, 1-2 फर्स्ट क्लास खेल के आए थे ना, अज़ान अब्बास हो गया, अब्दुल्ला फजल हो गया, ये फर्स्ट क्लास खेल के आए थे। आपने जिस शाहकार को मैच के जीरो खिलाया, अली उस्मान को खिलाया था, उसने क्या किया? आपने पूरे मैच में 12 ओवर खिलाए। और दूसरी बात, वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को देखें। व्हाइट बॉल का कैंप लगाया हुआ माइक हसन साहब ने, और अंडर जो अम्ब्रेला है वो आकिब जावेद साहब इसको देखते हैं ना। तो अगर आप ये अंदाजा लगा लें कि 2 महीने के प्रैक्टिस और ट्रेनिंग सेशन के बाद आपकी रेड बॉल की टीम का ये हाल है, तो आप अंदाजा लगा लें कि आपकी व्हाइट बॉल टीम मैदान में उतरेगी तो उसका क्या हाल होगा। उसमें भी आपने नए प्लेयर्स को खिलाना है। अच्छा इमरान, कैंप पे तो हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। मेरे समझ में यही आ रहा है क्योंकि कोई भी गेम है, चाहे वो क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, कोई भी गेम है, जब तक आपको मुकाबला नहीं मिलता आप प्लेयर पॉलिश नहीं कर सकते। यकीनी तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, छोटी बड़ी हर टीम के साथ जब तक इनके मैचेस नहीं होंगे प्लेयर पॉलिश नहीं होंगे। जितना मर्जी आप दिन रात प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस के हीरो बनते जाएंगे लेकिन मैच के जीरो रहेंगे, जो आजकल हमारे साथ हो रहा है। इमरान, बॉलर्स पर भी क्वेश्चन मार्क क्या लग सकता है? हमारी फास्ट बॉलिंग जो है वो कहाँ पर है? पेस इस वक्त जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स के अगर हम टेस्ट सीरीज में ही देखते हैं तो वो 138 एवरेज तक जा रही है और हम 128 से ऊपर ही नहीं जा रहे। हमें फास्ट, बेशक हम आउट कर रहे हैं लेकिन फिर भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, उतनी अच्छी पेस के साथ बेस्ट फास्ट बॉलर्स हमारे पास नहीं है। देखिए, आपने जहां तक बात की ना बॉलर्स की, मुझे कोई भी ऐसी अनएक्सेप्शनल या एक्सेप्शनल चीजें नजर नहीं आई। आपको क्या लगता है कि विकेट के ऊपर जिस तरह का ये विकेट था, अनइवन बाउंस था, तीसरे 2.5 दिन जब हुए तो उसके बाद विकेट ने अपनी शक्ल दिखानी शुरू कर दी। बॉल ऊपर रह रहा है, नीचे रह रहा है, आप कभी भी बैट के साथ पैड में लाकर नहीं खेल सकते, कहीं से भी गैप बन जाता है, आप लाइन में आ ही नहीं सकते। यहाँ तो आप देखिए, अगर वेस्ट इंडीज की बॉलिंग लाइनअप आपसे हल्की थी लेकिन उन्होंने एक लाइन के अंदर विद इन द स्टंप्स बॉलिंग की,
उन्होंने जल्दी आउट किया। सही। आपके आमिर जमाल शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग कर रहे थे, जोर लगा रहे थे, खुरम थे वो भी जोर लगाना शुरू कर देते थे, एक लाइन में मतलब सबर नहीं हो रहा था, एक लाइन में कर करके बॉल कर करके फिर पीछे करना शुरू कर देते थे, विकेट नहीं मिलता था, 2-3 शॉट्स लगते थे। तो वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने अपनी कंडीशन का भरपूर फायदा उठाया, उन्होंने विद इन द स्टंप और आगे बॉलिंग की। सही। आगे जब बॉलिंग की तो मुश्किलात का शिकार हुए। अब मैं तो वेरी सरप्राइजिंग कि आपके शान मसूद कैसे 100 कर गए, वेरी सरप्राइजिंग कैसे 50 कर गए। बाबर ने अपने जब उनके 35 उन्होंने एक शॉट पे नहीं मारा था, मारे जाते ना तो बीच में से गैप बना था, हो जाता उनका फेवरेट शॉट ड्राइव होता है, 9 चौके मारे ना तो 9 में से उनके 5 या 6 ऑन साइड भी होंगे। सही। तो प्रॉपर के पेस, अब ये लोग जब इंग्लैंड जाएंगे टेस्ट खेलने के लिए, फिर वहां पर थोड़ा सा विकेट होगा तो गेंद यहाँ देख लीजिएगा, जब इंग्लैंड पहुंचेंगे तो इनका गेंद भी वहां पहुंच रहा होगा। 2 टेस्ट मैच खेल के इनकी वैसे फिटनेस फटीक आई होगी, और जब इनको इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा, और अगर उन्होंने वहां पर ऑस्ट्रेलिया की पिचेस बनी थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आपको याद है ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ से हार के गई थी और 2 दिन में एशेज का टेस्ट में था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, अगर उसी तरह की पिचेस मिल गई तो वो वाले मैचेस आपके 2-2, 2.5, 3-3 दिन में खत्म हो जाएंगे, इतने ज्यादा नहीं चलने वाले। देखिए अगर एक इनिंग में भी 400-450, 500 रन इंग्लैंड ने कर दिए तो आपके 2 दफा कहाँ करेंगे लड़के, आपका तो एक आधा लड़का चलता है और उसके बाद आपके रन ही नहीं होते। इमरान सुहेल, आप मुसलसल क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि सिस्टम ठीक नहीं काम कर रहा, मुनासिब लोग नहीं हैं मुनासिब सीट्स पर, उनकी तरफ भी नजरसानी होनी चाहिए, पूरा सिस्टम आपने बदल दिया है, लेकिन अब कुछ लोगों को बदल के, ये इमरान सुहेल का पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले भी हम प्रोग्राम करते रहे हैं और आप बताते रहे। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमारे साथ मौजूद रहे। लेकिन पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में नापसंदीदा रिकॉर्ड का शिकार हो गया है, मुसलसल 8 बैरून मुल्क जाके हम टेस्ट मैचेस हार चुके हैं और बुरी तरह से हार चुके हैं। और अगर कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो वो सिर्फ तुक्का परफॉर्मेंस हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें तसलसल है, या फिर हम किसी भी प्लेयर को, चाहे वो बैटिंग में है बॉलिंग में है, हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि भाई ये ग्राउंड में जाएगा तो ये कुछ कमाल कर देगा। किसी ने कुछ कमाल नहीं करना, ये लोग मेंटली थक चुके हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मजीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अजीबो गरीब सूरत हाल है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने इलेक्शन धांधली पे बात की, दूसरे हिस्से में हमने जो है वो बात की जी क्रिकेट की बैट परफॉर्मेंस के हवाले से, और तीसरे हिस्से में भी मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत जो कि एक दुखती रग बन चुकी है सारी की सारी अवाम की। पहले महीने बाद प्राइसेज रिवाइव्स होती थी, फिर उसके बाद 15 दिन पे आ गई, फिर 8 रोज़ पे आ गई, अब रोज़ाना की बुनियाद पे आ गई। और वज़ीर तवानाई साहब ये भी कह चुके हैं कि 6 महीने से 1 साल के दौरान हम इसकी कीमत डीरेगुलेट करने वाले हैं, यानी कि गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं होगा। हाँ, सिर्फ गवर्नमेंट का अमल दखल होगा टैक्सेस लेने के लिए, बाकी जो है वो पेट्रोलियम कंपनीज खुद ब खुद जो है वो अपना हिसाब देखकर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस फिक्स कर लिया करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंटरनेशनल मार्केट का हवाला दिया जाता है जी, वहाँ मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, टेंशन है, अनरेस्ट है, पेट्रोल महंगा हो गया, हम क्या करें। मिडल ईस्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम भी हो जाएं तो भी आपसे कुछ नहीं हो रहा, तो भी आप आवाम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। एलपीजी महंगी, बिजली महंगी तरीन, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी तरीन, और गरीब आवाम इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए आजिज़ आ चुकी है। हमारे साथ मौजूद है जी कैसर शरीफ साहब है, रहनुमा जमात इस्लामी हैं, एहतजाज करते रहते हैं, फिर एहतजाज का प्लान कर रहे हैं, लेकिन इनसे ये फिनोमिना समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इतना आसान टारगेट आवाम को क्यों किया जाता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से टैक्स निकालने पे। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपके टाइम का शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो हमें ये समझाइए कि अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस हैं, ये तो बदतरीन सिचुएशन हो गई है कि हर रोज़ चेंज हो रही हैं, और पहले तो 1 हफ्ते बाद लोग डिस्कस करते थे, लेकिन अब तो बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं रहता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत का मामला है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो प्रैक्टिस की जा रही है, ये दुनिया में किसी खिते में इस तरह की प्रैक्टिस नहीं की जा रही है। अगर इन्होंने ये रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को
उसी तरह मॉनिटर करने के बाद कम या ज़्यादा करना था। तो सबसे पहले ये ज़रूरी था कि जितना इजाफा वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कम अज़ कम इस जंग की वजह से किया था, उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाता और फिर ये डेली की तरफ वो आ जाते। मैं ये समझता हूँ, जमात इस्लामी ये समझती है कि ये रोज़ाना की पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों का मामला है ये एक अवाम की जेब पर डाका है। यहाँ पर तो आप हफ्ता भर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जो है उसको रेगुलेट नहीं करवा पा रहे थे। वो नीचे कुछ और रेट चल रहा था, ऊपर सरकारी रेट जो है वो कुछ और होता था। तो ये कैसे मुमकिन है, किस तरह ये पॉसिबल है कि आपके दिए गए रेट पर अवाम को वो पेट्रोल जो है वो फौरी तौर पर मुयस्सर आ सके। ये हर हवाले से एक नामुनासिब प्लान था और नामुनासिब स्ट्रेटजी और हिकमत अमली है कि जिसकी वजह से अवाम पर बहुत ज़्यादा बोझ लाद दिया गया है। उस अवाम पर कि जिसकी कमर जो है पहले ही महंगाई से टूट चुकी है। 2 वक्त की रोटी खाना एक आम आदमी के लिए जो है वो मुश्किल बना दिया गया है। कहाँ वो अपने बच्चों की फ़ीस देगा, कहाँ वो अपने वालदैन की इलाज मुआवजे का मामला जो है वो करेगा, सेहत के दीगर इश्यूज़ को वो देखेगा या अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो पूरी करेगा। जिस तरह आपने कहा, बिजली का बिल जो है वो बिजली का बम बन के गिरता है। LPG के रेट ये जो हैं वो इनको कंट्रोल नहीं कर सके। 241.70 पे 1 किलो जो LPG मिलनी चाहिए वो डबल कीमत पर भी मुयस्सर नहीं आती। इसको मॉनिटर नहीं किया जाता। वो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों या उनके चचा मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन अवाम जो है वो इस वक्त एक सितम की जो है वो तस्वीर बनी हुई है जिस पर सितम ढाया जा रहा है। वो मजलूम अवाम के जो पहले से ढेर सारे मसाइल का शिकार है, जिसकी तकलीफ में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इन्होंने ऐलानात करके, वादे करके, सबज बाग दिखा के उसको रिलीफ नहीं दिया। तो जमात इस्लामी कैसे शरीफ साहब, मुझे सर ये बताइए, बिल्कुल आपके एहतजाज की तरफ भी आते हैं, लेकिन पहले सर ये बताइए कि जब रोजाना प्राइसेस रिवाइज करने की बात होती है तो वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं जी आलमी मंडी में जो भी होगा उसकी रिलीफ या तकलीफ फौरी तौर पे आवाम तक पहुंचाई जाएगी। खैर उन्होंने तकलीफ तो नहीं, उन्होंने रिलीफ ही कहा था। लेकिन कल के रोज में अगर हम देखते हैं तो $87 फी बैरल पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइस एकदम से ड्रॉप होती है और वो $80 पर आ जाती है। $7 एकदम से नीचे आती है और हम जो है वो ₹1.67 फिर बढ़ा देते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की कीमतों के साथ इसका एनालिसिस और कंपैरिजन किया जाए, उसका तकाबली जायज़ा लिया जाए तो फौरी तौर पर जितना ये डिप मारा है इंटरनेशनल लेवल पर बैरल पेट्रोल की कीमत ने, तो यहाँ पर कम अज़ कम ₹50 कमी होनी चाहिए। लेकिन ये इंतहाई ज़ालमाना रवैया है, इंतहाई ज़ालमाना पॉलिसी है, इंतहाई अवाम के ऊपर जो है ये जुल्म है कि बजाय इसके कि वो ₹50 उसके मुताबिक कमी करें, उसको मज़ीद ये बढ़ा देते हैं। मैं ये समझता हूँ ये इस वक्त जो कैफियत है अवाम की, इस अवाम से 10,000 अरब रुपए से ज़ायद का पैसा जो है वो लेवी और दीगर जो पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस हैं उसमें से निचोड़ा जा सका है, निचोड़ा जा चुका है। अगर इसको हम माजी करीब के साथ इन्हीं के अदवार से इसका कंपैरिजन करें तो समझ आती है कि ये तो वो जुल्म की दास्तान है कि जो पहले कभी भी जो है वो नहीं रवा रखी गई। अगर हम देखें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, 2018 की बात कर रहा हूँ, जब 87 पॉइंट समथिंग पे जो है वो पेट्रोल पर लीटर अवेलेबल था, आपका डॉलर 115.63 पे 65 पे चल रहा था, तो उस वक्त आपके जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत थी वो कितनी थी? वो 115 रुपये के लगभग आपको पेट्रोल जो है वो दस्तयाब था। आप इसके रेट का मुआजना और एनालिसिस कर लीजिए। उसके बाद जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और हम देखते हैं कि डॉलर का रेट थोड़ा सा बढ़ा, इसी तरह जो पर बैरल कास्ट थी वो भी थोड़ी सी उसी म्यार पे थी, तो पेट्रोल आपको 146.90 रुपए पे फी लीटर जो है वो मिलता रहा है। ये कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है, ये कौन सा ऐसा फार्मूला है, ये कौन सी ऐसी PhD है जो अप्लाई करके अवाम पर ढेरों टैक्सेस और लेवी जो है वो इस लेवल पर ले जाया गया है कि वो इसको अफोर्ड ही ना कर सके। कैसर साहब, आपने PTI का हवाला दे दिया है, बानी PTI का हवाला आपने दे दिया है। तहरीके अदम एतमाद महंगाई को बुनियाद बनाकर लाई गई थी, यही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी, यही घी, चीनी, दाल, आटा, रोटी, हम इन्हीं को डिस्कस कर रहे थे। अदम एतमाद आई, यही लोग थे जो इस वक्त कुर्सियों पर बराजमान हैं, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे जी लूट के खा गए हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो सर आज ऐसा क्या हो गया है? ये तो जिन ममालिक में जंग लगी हुई है वहां पे भी ऐसी जंग नहीं लगी हुई जो मुआशी जंग हमारे यहाँ लग चुकी है। देखें, ये जो तहरीक अदम एतमाद उस वक्त लाई गई थी और इस वक्त के जो सदर हैं जनाब आसफ अली जरदारी साहब, वो मंसूरा तशरीफ लाए थे। अगर आप उस मुलाकात की फुटेजेस और वो सारी चीज़ें देखें, वहाँ जो जमात इस्लामी की लीडरशिप उस वक्त के अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब ने फिर प्रेस ब्रीफिंग भी दी और उनको उस हवाले से बाद में रिप्लाई भी किया कि हम इसका हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे, बल्कि इनको मौका देना चाहिए, ये अपना टन्योर पूरा करें। उस वक्त तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाया गया और जिन वजूहात की बुनियाद पर करवाया गया वो वजूहात पहले से कई गुना बढ़ी हुई हैं। और ये आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है और बिल्कुल दुरुस्त आपका ये इस हवाले से तज्जिया भी है कि अगर वो इन्होंने काम किया था कि इन चीज़ों की वजह से हम आवाम को रिलीफ की तरफ ले जाना चाहते हैं, आवाम बहुत तकलीफ में है, लेकिन वही बात है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। जब ये खुद बरसरे इक़्तिदार आए, जैसे तैसे भी आए, लाए गए, तो फिर इनका रवैया जो है वो इतना जालमाना है कि उस वक्त अगर आवाम को 150 रुपये लीटर पेट्रोल मुयसर था, उसमें भी लेवी थी, उसमें भी टैक्सेस थे। लेकिन बदकिस्मती ये है, उस वक्त ये कौमी असम्बली में तकरीरें करते थे कि इस हुकूमत को लेवी और टैक्सेस जो हैं वो कम करने चाहिए। 150 रुपये पर लीटर पेट्रोल की कीमत पर भी ये किया जाता था, लेकिन आज देखें कि 300 कितने रुपए पे ये चीज़ पहुंच चुकी है। मैं ये समझता हूं कि इनका कोई भी दावा, कोई भी वादा, कोई भी ऐलान जो है वो सच पर मबनी साबित नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उसके जो है इन्होंने रिएक्ट किया है। तमाम अपनी चीज़ों पे इन्होंने यू टर्न लिया है। ये कहते थे 300 यूनिट हम जो है वो बिजली के यूनिट जो है वो फ्री कर देंगे, ये कहते थे हम रोजगार की पोजीशन जो है वो बेहतर करेंगे, ये कहते थे हम खते गुर्बत में कमी लाएंगे। कोई चीज भी जो है वो अप टू द मार्क इनके वादे के मुताबिक नहीं हुई। थोड़ा सा सिस्टम में भी सर तब्दीली की जरूरत है, क्योंकि ये देखे पार्लियामेंट में वो लोग मौजूद हैं, ना उनके घर में बिजली का बिल आना है, ना उनको आटे की प्राइस का पता है, ना उनके घर में 1 दर्जन अंडे आने हैं, ना उनके बच्चे ने 1 डबल रोटी खरीदने जाना है। उनको कैसे पता हो सकता है? इंटरनेशनल ट्रिप उनके फ्री हैं, उनके बच्चों को जो है वो ब्लू पासपोर्ट मिल रहे हैं, आपको भी ब्लू पासपोर्ट मिल रहे हैं, एयरलाइन की टिकट्स मिल रही हैं आपके पूरे खानदानों को। जब वो आम लोगों की तकलीफ, आम लोगों की जिंदगी जी ही नहीं रहे, तो उनको क्या पता कि आम लोगों के क्या मसले हैं? देखिए, ये क्या ये सब मुफ्त खत्म नहीं होना चाहिए? अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान साहब बार बार इन चीज़ों का तज़किरा कर चुके हैं कि इन तमाम जो मराहत याफ्ता तबका है उस पर, उसकी पूरी चीज़ों पर नज़रसानी की जाए, उनकी मराहत याशियों का बोझ जो है वो आम आवाम पर ना लादा जाए। आम आवाम को जिस रेट पर पेट्रोल दिया जा रहा है उस पर जुल्म किया जा रहा है, उनकी कमर तोड़ दी गई है। ये हमारा हर रोज़ का जमात इस्लामी का बयानिया है, जिसको अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, जलसों में, रैलियों में, एहतजाजों में वो पेश कर चुके हैं। ये मसले का इस मसले के हल के लिए ये नागुज़ीर है, ज़रूरी है कि इस मराहत याफ्ता तबके को पता चले कि आम आदमी की ज़िंदगी कैसे गुजरती है। वही बात है कि इनको तो हर चीज़ जो है वो आसानी से और मुफ्त में मुयसर है, इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। और ग्राउंड पर जो होने वाली सूरत हाल है वो आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो किस तरह अजीरन हो गई है, किस तरह मुश्किल हो गई है, किस तरह वो अपने 2 वक्त की रोटी जो एक मुहावरा था वो वाकयातन मुश्किल हो गई है। लोग कहते हैं कि जो रोटी जिस अंदाज में उन्होंने आटा महंगा कर दिया, जो गंदम की बात हो रही है कि इंपोर्ट की जाएगी, तो इनसे पूछना चाहिए कि पहली गंदम जो है उसको सही दामों पर खरीदा ना गया, उन्हें पौने दामों खरीदा जाता है, किसान को माफिया करार दिया जाता है। बाद में आप ये कहते हैं कि उसकी गंदम कहाँ गई, इसके जवाबदेह ये खुद होंगे। इनसे पूछा जाए कि वो गंदम, पाकिस्तान दुनिया का 8वें नंबर पर गंदम पैदा करने वाला बड़ा मुल्क हो के गंदम अगर इंपोर्ट करता है, तो ये कौन नाअहल लोग हैं, कौन से हुक्मरान हैं, कौन सा माफिया है, कौन सा सरपरस्त है जो उस माफिया की सरपरस्ती कर रहा है कि अवाम को 2 वक्त की रोटी से जो है उससे उसका निवाला छीना जा रहा है। आज होटल पे आप चले जाएं, आपको पता चलेगा कि रोटी का, नान का रेट बढ़ गया है। जमात इस्लामी बिल्कुल मुतालबा करती है। 128 में खा रहे हैं, वो कहते हैं जी मैंने ये जो 128 वाली बात है ये उन्होंने मेरा ख्याल है रोटियां भी खाई और दाल भी खाई। समझता हूँ हुज़ैफा रहमान साहब ने अपने सरकारी वहाँ कैफेटेरिया की बात की है। यहाँ
जहाँ पे सब्सिडी जो है वो मुयस्सर है। मैं हुज़ैफा अच्छा, रहमान इनको साहब कैफेटेरिया में सब्सिडी भी मिल बिल्कुल रही है? सब्सिडी है, वहाँ सस्ती रोटी है, वहाँ की चाय बड़ी सस्ती है, क्योंकि ये वो गरीब लोग बरात हैं ना? है जो आम आदमी को हासिल नहीं है। ये अरबों खरबों रुपए का जो बजट हमारी पार्लिमान और पार्लियामेंट के मेंबरान पर कंज्यूम होता है, आप उनका ये अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं इस आपके प्रोग्राम में ये कहता हूँ हुज़ैफा रहमान साहब को ये इस हवाले से चैलेंज देता हूँ कि वो इस तरह के कैफेटेरियों से बाहर आके मुझे 128 रुपये का खाना जो है वो खा के दिखा दें। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर होगा कि दाल रोटी जो है वो दाता दरबार से आएगी और उसके साथ कोक और एक रायता जो है वो 128 रुपये में लेके पी सकेंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं अच्छा, है। ये मैं आपके इस प्रोग्राम में हुज़ैफा रहमान साहब को इस हवाले से चैलेंज करता हूँ कि वो एक दफ़ा किसी भी अवामी होटल पे अवाम में आके इस चीज़ को वो करके दिखाएं। अगर कैफेटेरिया की उन्होंने 128 रुपये की बात की है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कैफेटेरिया में क्या आम आवाम को ये सहूलत मुयस्सर है? क्या वो उनकी एक्सेस है वहाँ जाने की? क्या आम आवाम जो करोड़ों आवाम रोटी के नवाले से तंग हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, क्या उनको इस तरह की कोई सब्सिडी, कोई चीज़ आटे और गंदम पे या खाने पर मुयस्सर है? बिल्कुल मुयस्सर नहीं है। अच्छा, जेआई क्या करने जा रही है सर, ये भी बताइए, क्योंकि जेआई पहले भी एहतजाज करती रही है लेकिन हुकूमत की भाई कोई नहीं सुनने वाला। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी किसी तरह का रिलीफ या फिर थोड़ा सा बैक स्टेप पे चले जाएं, कुछ नहीं। वो अपनी मनमानियां कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, कोई पूछने वाला देखिए 7 अगस्त को अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान साहब की अपील पर पूरे मुल्क में जो है वो पुरअमन तरीके से सड़कों पर अवाम के हकूक की जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अवाम को उसका हक जो है वो दिलवाने के लिए जमात इस्लामी ने ये अपील की है और जमात इस्लामी आपको सड़कों पर नज़र आएगी। हम ये समझते हैं कि अवाम से उसके हकूक जो हैं वो तलब कर लिए गए हैं। टैक्सेस का बेपनाह बोझ जो है वो डाल दिया गया है। लेवी और पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस हैं, 13 तरह के टैक्सेस जो हैं वो आपके बिजली के बिल में हैं। इसी तरह एलपीजी की कीमत जो है सरकारी सतह पर जो है उससे डबल पर भी अवेलेबल नहीं है और अशियाए खुर्दो नोश जो हैं वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। मैं ये समझता हूं और जमात इस्लामी के अमीर ने जो कॉल दिया है इस पर अवाम से अपील करता हूं कि निकलें। अब आपको अपना हक जो है वो लेना होगा। अपना हक लेने के लिए आपको पूरी ताकत के साथ आवाज़ बुलंद करनी होगी। जमात इस्लामी पहले दिन से आपके हकूक़ की जद्दोजहद कर रही है। वो 14 दिन का रावलपिंडी का धरना हो या मुख्तलिफ जो है वो एहतजाज हो, बाहर निकलें। इस हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज की पुरजोर जो है आवाज़ बने और इस पर पुरअमन एहतजाज का जो कि हकीकत में अवाम के हकूक़ की जंग है, हाफिज नईमुर रहमान साहब के दस्तो बाजू बने। पूरी कौम की उम्मीदें इस वक्त जो हैं वो हाफिज नईमुर रहमान साहब से वाबस्ता हैं, जमात इस्लामी से वाबस्ता हैं। मैं आपको ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि आप निकलेंगे तो हम इन हुक्मरानों को मजबूर करेंगे कि वो अपने तमाम जालमाना फैसले वापस लें। सर मुझे ये बताइए कि जेआई जो है अकेले एहतजाज कर रही है या फिर कुछ और सियासी जमातों को भी अपने साथ मिला रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ग्राउंड पे ओपोजिशन तो मौजूद ही नहीं है, ओपोजिशन तो कोई नजर ही नहीं आ रही। देखें, जमात इस्लामी ने हमेशा इस अवामी एहतजाज और अवामी मसाइल के हल के लिए जो जद्दोजहद की है उसमें अपने प्लेटफार्म को जो है वो ओपन रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन जमातों के जिनकी इस वक्त हुकूमत है, जो बेसिकली एक ही सिक्के के दो रुख हैं, जो बज़ाहिर नूरा कुश्ती करते हैं लेकिन इन जालमाना रवैयों में अवाम के हकूक सल्ब करने में ये सारे एक पेज पर हैं, इकट्ठे हैं। इनके कारकुनान इनसे मुतनफ़र हो गए, इनका वर्कर और वोटर जो इनसे मुतनफ़र हो गया। उसकी उम्मीद भी अब हाफिज उनको दावत देता हूं तमाम सियासी जमातों के कारकुनान को जो इस पॉलिसी से परेशान है, इस महंगाई से परेशान है, वो 7 अगस्त को जमात इस्लामी के एहतजाज में शरीक हूँ। हाफिज नईमुर रहमान साहब की आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। आपके हकूक इंशाअल्लाह जमात इस्लामी आपको लेकर आप हमारे साथ मौजूद रहे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी एहतजाज करने जा रही है और एहतजाज है जी महंगाई के खिलाफ। अब देखते हैं कि इस एहतजाज का आवाम को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि महंगाई वाकई ही आवाम की ज़िंदगी मुश्किल कर चुकी है। मुझे इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।